डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम है, यानी जो तीसरे चरण की शिक्षक बहाली है, उसी के संदर्भ में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या जो राजनीति विज्ञान है उसके लिए हम लोग एक सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये अगला हमारा सॉल्व पेपर है। ये सॉल्व पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है या इसको इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है 2 बार, उसी के उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है और इस पेपर का भी डिफ़िकल्टी लेवल समान है। जो दोनों प्रश्न सेट करने का जो स्तर है लगभग बराबर है। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने की आदत डालिए ताकि जिस पे आपका कंसेप्ट हो, रटने वाला ना हो, ज़्यादा फैक्चुअल ना हो। क्योंकि बीपीएससी बार बार आपसे 2 परीक्षा जो कराया उसने एकदम कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछ रहा है, और ऐसा प्रश्न उसमें से लगभग कई ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको कहीं किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो याद रखिए वो प्रश्न उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का ये तरीका है कि जब आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा हो और जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। और बीपीएससी की परीक्षा बेहद नज़दीक है, लगभग आपके वहाँ 1200 के आसपास सीट है, और जिसमें से लगभग 1200 के आसपास सीट है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। और लगभग 3000 जो लोग स्टेट वाले पास हैं, लगभग आगे पीछे हो सकता है, इस चीज़ को मान रहे हैं। ये है और सबसे तो आपका कंपटीशन नहीं, कुछ लोग केवल पढ़ने वाले हैं, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग इसमें से ऐसे लोग होंगे केवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, सीरियस नहीं है, तो उन लोगों से आपका मुकाबला नहीं है। जो सीरियस है उनसे मुकाबला है, तो उस स्तर की आप तैयारी कीजिए। और पिछली बार जितना कट ऑफ गया था उसमें आप 10 से 11 नंबर और जोड़ लीजिए। मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस बार सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो आइए चलिए इन सब बातों को छोड़िए, सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पीटा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक और चीज़, अगर आपको पेड PDF चाहिए, यानी पेड PDF, तो आप इसके लिए जो मोबाइल नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस संप्रभुता की अवधारणा से संबंधित है ये, कि संप्रभुता की अवधारणा राजनीतिक शास्त्र में एकत्ववाद का क्या अर्थ है। जैसे जो राजनीतिक शास्त्र में या पॉलिटिकल साइंस में जो एकत्ववाद, इसी को हम एकलवाद भी बोलते हैं। याद रखिए, मोनिज्म भी बोलते हैं, एकलवाद या एकत्ववाद। तो क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर या एक ही व्यक्ति या राज्य की किसी एक संस्था में निहित होना या केंद्रित होना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकलवाद या एकत्ववादी संप्रभुता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन ऑस्टिन विधिवेत्ता था, यानी जो कानूनविद जॉन ऑस्टिन है वो कहाँ का था। तो जॉन ऑस्टिन वो था इंग्लैंड का, और इसकी फेमस पुस्तक हुई कौन सी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, और ये संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन की सकारात्मक नैतिकता की अवधारणा का सही अर्थ है। संप्रभु के आदेश। कैसे, कि ये व्याख्या है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। इसमें चूंकि बताते हैं लगभग 100 MCQs हैं, और हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, और इसमें व्याख्या दिया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसने संप्रभुता के दार्शनिक विचार का प्रतिपादन किया। तो संप्रभुता के दार्शनिक विचार के प्रतिपादन करने वाले हैं आपके जिंजे रूसो, और इनकी एक फेमस पुस्तक है कौन सी, द इमाइल। ये व्याख्या है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्न में से कौन यह नहीं मानता है कि संप्रभुता विभाज्य है, यानी संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांतकार कौन हुआ। ठीक, वो है आपका वोदाबाकी, मेटलैंड, बार्कर और लास के तीनों ही संप्रभुता के एक विरोधी हैं, या कहते हैं कि संप्रभुता ना सिद्धांत नहीं होना चाहिए, बहुलवादी है। लेकिन बोधा जो है क्या है, ये कहता है कि विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा सिद्धांत ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर आक्रमण करता है, यानी जॉन ऑस्टिन की जो संप्रभुता है उस पर कौन सा उस सिद्धांत का क्रिटिसाइज करता है या उसकी बुराई या आलोचना करता है। तो है आपका बहुलवाद। संप्रभुता के बहुलवादी विचारकों ने ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर आक्रमण किया। बहुलवादी विचारक संप्रभुता को सीमित तथा विभाज्य अर्थात बहुवचनात्मक मानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन गियर्क। बेहद महत्वपूर्ण है कि जॉन गियर्क जो थे वो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हुए सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत के 3 प्रधान प्रतिपादक यानी जो सामाजिक समझौता सिद्धांत उसके 3 मुख्य विचारक कौन कौन से? हॉब्स, लॉक और रूसो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेवियाथन किसने लिखी? तो आप सभी को पता है कि लेवियाथन लिखने वाले कौन है? थॉमस हॉब्स। उनकी डी कॉर्पोरेट डी ह्यूमन भी रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लॉक के अनुसार लोगों को प्राकृतिक अवस्था में केवल निम्न अधिकार थे। तो याद रखिएगा लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को लोगों को केवल मात्र प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और 3 जो लॉक के अनुसार जो 3 प्राकृतिक अधिकार थे याद रखिएगा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार। और संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही बाकी इन सभी अधिकारों को शामिल करता है। लॉक से तो एक लॉक हॉब्स लॉक रूसो से एक प्रश्न आपका बनता है वो एकदम निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 11 कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक संतोषप्रद है या सर्वमान्य है? तो है आपका विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक जागरूकता ने राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी है? तो है आपका विकासवादी सिद्धांत। तो इसमें जो मुख्य घटक निभाने वाले हैं रक्त संबंध, धर्म, बल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चेतना। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने कहा कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने की मशीन है कि अतिरिक्त कुछ नहीं है? ये कथन आपके हैं किसके? कार्ल मार्क्स का बेहद फेमस कोट है। क्वेश्चन नंबर 14 रूसो ने अपने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादन निम्नलिखित किस पुस्तक में किया? तो रूसो की जो उसका सामाजिक संबंध समझौता सिद्धांत है वो उसकी पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें इसने अपने सिद्धांत सामाजिक समझौता का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 15 किसने कहा है राज्य जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है तथा अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए बना रहता है? और बेहद महत्वपूर्ण कोट है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। तो ये अरस्तु का कोट है। अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रकृति और कार्य संबंधी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन पाया जाता है किसमें? तो यह है आपका जॉन लॉक के विचारों में। क्वेश्चन नंबर 17 यह किसने कहा है कि यह राज्य सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है? वह राज्य सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है जो कम से कम शासन करती है, व्यक्तिवादियों का मानना है। और अराजकतावादियों का कहना है कि वह सरकार सर्वोत्तम शासन जो बिल्कुल शासन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि आधुनिक राज्य को कैसा राज्य माना जाता है? तो आधुनिक राज्य को एक कल्याणकारी राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से कौन सा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य का नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा नहीं है? कि श्रमिक संघ आंदोलन को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु है? तो ये कथन हॉलैंड का है। और कानून की जब बात आएगी तो डिग्वी और हॉलैंड आएंगे आपके। सालमन भी है, सालमन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं? तो अधिकारों का जो वैधानिक सिद्धांत है उसका मानना है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित तथा लागू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण अंग था किसका? तो ये था आपका सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता सिद्धांत या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। 23 देखिए अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत एडम स्मिथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि मानवीय विकास के लिए आवश्यक अवस्थाओं का होना। क्वेश्चन नंबर 25 कि भाषण और लेखन की अनियंत्रित स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किसने किया है? तो है J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 26 यह किसने कहा कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक कल्पित कथा है, एक कल्पना मात्र है? ये कथन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। तो प्रश्न ये इनमें से आने की प्रबल संभावना रहती है। तो ये कथन है आपका लास्की का। अगला प्रश्न देखिए 27
न्याय की अवधारणाओं में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली कौन सी अवधारणा है? तो है सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये सबसे बाद में उत्पन्न हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि कानून की दृष्टि में समानता निम्न में से किसका आधार है? तो जो समानता है, जो कानून की दृष्टि में जो समानता वो आनुपातिक समानता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 29 ये लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न है और बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है इसमें रेस्टस भी है, सार्टोरी भी है, बर्लेसन भी है और इसलिए इसका आंसर डी सभी आएगा कि क्योंकि तीनों ही बहुलवादी सिद्धांत से संबंधित है। 30 कि उदारवादी लोकतंत्र के प्रधान तत्वों को कैसे समझाया गया? तो उदारवादी लोकतंत्र के जो प्रधान या मुख्य तत्व हैं उनको हम समयबद्ध सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित ये इस आधार पर समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के विचार का प्रतिपादन करने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल है और इनकी पुस्तक के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक। और ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी जिसके भारित मतदान की भी बात करता है या ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन लोकमत के निर्माण का साधन नहीं है? तो लोकमत के निर्माण का साधन शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल और टेलीविजन है, लेकिन न्यायपालिका नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 समाचार पत्रों की विकासशील देशों की में भूमिका कैसी है? तो समाचार पत्रों की विकासशील देशों में भूमिका सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 34 देखिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व होना आवश्यक है? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाए और सबसे पहले जो पृथक निर्वाचक मंडल हुआ भारत में 1909 जिसको आप मार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सैद्धांतिक दृष्टि से राजनीतिक दल की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता गलत है? तो है राजनीतिक दल किसी भी साधन के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि दबाव गुटों का मुख्य उद्देश्य या प्रधान उद्देश्य क्या है? तो दबाव गुट यानी जो प्रेशर ग्रुप से उनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 37 दबाव गुटों को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन किसने कहा या किसने बताया? बेहद महत्वपूर्ण, आप इसको भी एक जगह नोट कर लीजिए। तो हरमन फाइनर कहता है कि जो दबाव समूह है व्यवस्थापिका के तीसरा सदन या विधानमंडल के तीसरे अंग है। और ये भी याद कर लीजिए, ये प्रश्न ये जो है डी मैक्विन कहता है कि वो दबाव समूह क्या अदृश्य सरकार या इनविजिबल गवर्नमेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 यह किसका मत था कि राजनीति के क्षेत्र में मुख्य भूमिका वर्गों की नहीं नौकरशाहियों की है? ये किसका कथन था? तो हर्बर्ट मार्क्यूस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 39 कि परिवार, प्राइवेट संपत्ति तथा राजधानी, फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट किसने लिखा है? तो ये एंजल्स की रचना है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, ये उसकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो कई बार मैचिंग दे देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 योग्यतम का अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हर्बर्ट स्पेंसर है। इसी को बोलते हैं द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 यह मत किसने प्रतिपादित किया कि राज्य केवल पर विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है? स्व विषय नहीं, व्यक्ति के स्वयं के मामले में राज्य किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता और उसे कोई और मामले तो उसमें हस्तक्षेप करने का केवल राज्य को अधिकार है। ये कथन आपका जॉन स्टुअर्ट जीएस मिल। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सोशलिज्म समाजवाद शब्द सोशियो शब्द से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ है? तो उसका है समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि यह किसने कहा कि समाजवाद एक टोप की तरह है जिसकी शक्ल बिगड़ गई है क्योंकि उसे हर कोई पहनता है? ये भी प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कथन आपका CEM जोड़ का भूल कर भी नहीं भूलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, उदारवाद ने निम्न में से किसके विकास में सहायता पहुंचाई? तो उदारवाद ने सबसे ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके विकास में योगदान दिया। और जो जॉन लॉक है उदारवाद का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण, अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी का लेखक है? यानी इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो है रॉबर्ट ओवन। अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी रॉबर्ट ओवन की रचना है। 46 देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जो साइंटिफिक सोशलिज्म उसके प्रतिपादित करने वाले कार्ल मार्क्स हैं और इनका जो कार्यकाल है 1818 से 83 तक है। 1883 तक है। इसकी मार्क्स की पुस्तकों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, फांसीवाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? फांसीवाद का मुख्य प्रवर्तक मुसोलिनी था और नाजीवाद का मुख्य प्रवर्तक आपका हिटलर था। दोनों ही क्या थे? तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 48 कि उपयुक्तवादियों ने किस प्रकार का वातावरण पैदा किया या उसका विकास किया? तो सुधार का उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, खासकर बेंथम की जो विचारधारा है वो सुधारवादी विचारधारा है। अगला प्रश्न है कि 49, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक था? तो आदर्शवादी विचारक आपके हीगल है। हीगल ने लिखा है। हीगल, ग्रीन, ब्रिडले, बुशांग आदि आदर्शवादी विचारक थे। लॉक, बेंथम, जेसमिल आदि उदारवादी विचारक हैं। ये भी आपको नोट करना चाहिए। व्याख्या को आप एक बार जरूर पढ़ें, जो भी उसमें से आपको महत्वपूर्ण लगे एक जगह नोट कर लें, क्योंकि जो बीपीएससी है वो आपसे कंसेप्ट मांगती है कि आप क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं। जो 11-12 के बच्चे हैं उनके दिमाग को विस्तृत करना, उनको समझाना है, रटवाना नहीं है। अब उनको समझाना है कि राजनीति विज्ञान जो यथार्थ और व्यवहार और अर्थ कैसे अपने आप जीवन में उतारेंगे और बच्चों को कैसे इसमें इंटरेस्ट दिलाएंगे, ये सब पढ़ाने का तरीका है। और डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका वो पीजी स्तर का रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए तक का रहेगा। आप उस हिसाब से पढ़ें, लेकिन जो सिलेबस है वो वही 11वीं-12वीं का एनसीईआरटी या जो आपके वहाँ एससीईआरटी चलती है उससे उसी का होगा। चलिए, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज़ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत था। गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत कौन सा था? वो ट्रस्टीशिप थियरी या न्यास परिषद या न्यास का सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसके लिए क्या जरूरी नहीं है? तो शक्तिशाली नौकरशाही उसके लिए जरूरी नहीं है। बाकी अधिकार और स्वतंत्रताएं, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन और स्वतंत्र न्यायपालिका बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 52, शासनों का प्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो सरकारों का प्रथम वर्गीकरण करने वाले आपके स्वयं अरस्तु हैं और उसने लगभग 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण या उसका अध्ययन किया। और तुलनात्मक राजनीति का जन्मदाता भी यही है। अगला प्रश्न है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया या कहाँ या किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान का कंसेप्ट विकास हुआ? सबसे पहला संविधान कहाँ लिखा गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखा गया, जो कि 1787 में बना और 89 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदय यूएस में हुआ। 55 है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई, तो सबसे पहले जो संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विकसित हुआ कहाँ? तो ब्रिटेन में हुआ। क्वेश्चन ये संसदों की जननी भी इसको बोलते हैं ब्रिटेन को। संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय शासन में शासन का जो प्रधान है वो है आपका राष्ट्रपति, लेकिन इसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। वो व्यवहारिक शक्ति या व्यवहारिक रूप से वो ज़्यादा शक्तिशाली है। 58 संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है एक सच्ची संघात्मक शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो एक सच्ची संघात्मक शासन प्रणाली का अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहे।
फिर 60 देखिए, एकात्मक शासन का प्रधान दोष या उसकी मुख्य कमी क्या है या उसका मुख्य दोष क्या है? तो है स्थानीय स्थानीय पहल को एक मतलब कि ज़्यादा महत्व देता है ये। 61 देखिए कि निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो शासन व्यवस्था जो एकात्मक है वो कहाँ पाई जाती है? केवल और केवल ब्रिटेन में। बाकी ये आपको याद रखना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है और संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, इनसे भी प्रश्न बनता है, पूछा ही जाता है। 62 कि मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित थी? जो पंचायती राज व्यवस्था जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई थी, किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार रिपोर्ट पर आधारित थी और ये रिपोर्ट कब दी गई? 1957 में। 63 कि भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में कब हस्तांतरित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कब समाप्त किया गया भारत में? तो वो था आपका 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्सवों और धार्मिक त्योहारों का प्रयोग किसने किया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के विकास के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो खासकर शिवाजी महोत्सव और जो गणेश चतुर्थी है उसको मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक का था। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रथम बार स्वीकार किया गया था। तो भारत में सांप्रदायिक पंचायत या पहली बार जो सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ वो भारतीय काउंसिल यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या 1909 के द्वारा हुआ और इसी को आप पार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं में से एक नहीं था? तो याद रखिएगा लाल, बाल और पाल ये मुख्य रूप से अगुवा थे। ये तीनों हैं A, B, C, लेकिन ये जो डी है ये उग्रवादी दल के नेता थे, यानी डी ही सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित किया गया। ये याद रखिएगा 15 फरवरी नहीं है बल्कि 5 फरवरी है। क्वेश्चन नंबर 68 स्वराज दल की स्थापना की थी। तो स्वराज दल की स्थापना करने वाले कौन थे? C.R. दास थे और इस कांग्रेस में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत पार्टी गठित की जिसका नाम बाद में स्वराज पार्टी पड़ा। याद रखिएगा इसी का नाम है कांग्रेस खिलाफत पार्टी। 69 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। 70 देखिए निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये भी आपको याद रखना चाहिए। 2-3 समितियाँ आप याद कर लीजिए कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे या कौन कौन से उसके अध्यक्ष थे और उस समिति में कौन कौन से थे। ये क्योंकि आपको इससे जानबूझ के प्रश्न गलती करवाने का प्रयास करता है आयोग। तो सरदार पटेल प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 19 अगस्त 1947 को अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये भी नोट कीजिएगा। 71 भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। लगभग इसके 2/3 जो प्रावधान है जिसका तत्व शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 72 कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट माना गया है। इसको अनुच्छेद 1 में इस बात का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है किसके? अकेले संसद के द्वारा। 74 विभिन्न राज्यों को दी जाने वाले विशेष अनुदानों की राशि का निर्धारण कौन करता है? तो ये है आपका योजना आयोग और वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। और करों का अगर बंटवारा करना हो तो कौन करेगा? वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा है? कौन सा राज्य राज्यों की स्वायत्तता का जोरदार समर्थक रहा है? तो है आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तीनों सही हुआ, इसलिए डी राइट आंसर होगा।
76 है, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से उसको डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये संविधान सभा का हृदय और आत्मा है, संविधान का हृदय और आत्मा है, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 77, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश केवल और केवल राष्ट्रपति दे सकता है। 358 और 359, ये आप इसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78, 44वें संविधान विधेयक के द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो वो था आपका संपत्ति का अधिकार कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो आपका एक संपत्ति का अधिकार मौलिक था उसको हमने क्या बना दिया? मात्र वैधानिक या कानूनी अधिकार। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान में से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो आप किस देश का जो संविधान है उसने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर अपने देश में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 80 कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी गई थी? था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 81 देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40, 40, 44, 48, 49, 50, 51 आपको याद होना चाहिए और साथ ही 39 में 39 पे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श मानने के लिए बाध्य है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 84 इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? तो अनुच्छेद जो 110 है तो उसके लिए ये प्रावधान है। प्रश्न उठता है कि अगर कोई विधेयक वित्त विधेयक है नहीं तो इस बात की जांच कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। 85 भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? तो भारतीय संघ में जो विधि निर्माण करने वाली संस्था है संसद और राष्ट्रपति दोनों इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो लोकसभा सर्वाधिक राज्य यूपी से जाते हैं लगभग 80 और 31 इसमें राज्यसभा में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? तो दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री 1980 से लेकर 84 तक बने क्योंकि वो बीच में 76 से लेकर तक वो आपकी प्रधानमंत्री नहीं थी। 88 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? भारत का राष्ट्रपति राधा कृष्णन भी रहे, चाक्री भी रहे और ज्ञानी जैल सिंह भी रहे, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 75(3), इसमें भी 75(3). क्वेश्चन नंबर 90 देखिए भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान के द्वारा की गई, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 91 उच्चतम न्यायालय ने कौन से मुकदमे में यह कहा था कि संसद को संविधान के भाग 111 की शर्तों में संविधान संशोधन करने का अधिकार नहीं है? तो है गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के मुकदमे में। 92 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो भारत ने विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन के कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए कि किस देश में संविधान बनने के पश्चात मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? तो है आपका अमेरिका। संविधान बना उसके पश्चात उसके संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, बल्कि भारत में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है क्योंकि इसमें क्या है? तो शक्तियों का विभाजन है राज्यों और केंद्रों के मध्य बीच में।
क्वेश्चन नंबर 95, यह किसने कहा कि भारतीय संविधान गौण संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, न कि गौण एकात्मक विशेषताओं सहित संघीय राज्य की? तो ये कथन है आपका किसका? तो केसी वेयर साहब का है ये कथन, केसी वेयर। और ये भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक बोलते हैं, सेमी फेडरलिज्म बोलते हैं। 96 देखिए, भारतीय संघ का उदय हुआ, तो भारतीय संघ का उदय कब हुआ? तो भारतीय संघ का उदय जो हुआ केंद्र प्रसारित शक्तियों के कारण, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ। 97 देखिए, निम्नलिखित संविधानों में से किसमें अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों को प्रदान की गई है, यानी किस देश के संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं इकाइयों को प्रदान किया? पिछली बार प्रश्न आया था, मेरा गलत हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्लोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? तो जो जुडिशियल रिव्यू है उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया? संयुक्त राज्य के अमेरिका से ग्रहण किया। और लास्ट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सदस्य निम्नलिखित में से किस राज्य में जीवन पर्यंत अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं? तो है आपका कनाडा। यही आपके जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो लॉर्ड्स होते हैं उनके साथ भी यही प्रावधान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था बीपीएससी के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, जो कि कक्षा 11 से या वर्ग 11 से 12 के लिए एग्जाम होने वाला है। आप अभी से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए और रोज़ आप कम से कम 3-4 सॉल्व पेपर 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, और जो आपका कंटेंट है, जो मैटर है, जो भी है आपके पास, उसको रिवाइज कीजिए और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत जीके और जीएस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर मैं एक बार कहूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।